दिन रात मैं अपने घर के ख्वाब देखा करती थी। जब छोटी सी थी, वालिद साहब ने कर्जे से तंग आकर अपना घर बेच दिया था। अम्मी को ये बताया था कि अगर घर न बेचा तो कर्ज ख्वाह इनको कत्ल कर देंगे। शोहर की मजबूरी देखकर उन्होंने अपनी जन्नत को उन पर कुर्बान करना मंजूर कर लिया। मेरी दो छोटी बहनें और एक बड़ा भाई था जो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता था। घर के बिक जाने के बाद अब्बू ने एक नई जगह किराए का मकान हासिल कर लिया। मुझे इसका बहुत कलंक था क्योंकि सारी सहेलियां और बचपन की यादें सभी कुछ पीछे रह गया। हमने नए मोहल्ले में नए लोगों के बीच रहना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता दिल लग गया। इर्द गिर्द के लोगों से जान पहचान बढ़ गई। फिर एक दिन मैंने अम्मी अब्बू को शिद्दत से झगड़ते देखा। अम्मी को इल्म हो गया था कि अब्बू को जुए की लत लग चुकी है और उन्होंने जाती मकान दरअसल जुए में हार दिया है। इनकी लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। नौबत यहाँ तक आ गई कि मकान मालिक ने नाक से अमन का बहाना बनाकर घर ही खाली करवा लिया। अब शहर से निकले तो गांव ने पनाह दी। एक बार फिर हमको धचका लगा। फिर से वही हालात, नया मोहल्ला, नए लोग, स्कूल छूट गया। देहाती माहौल में खुद को समोना बहुत मुश्किल था। एक दिन अम्मी ने गली की दुकान पर सौदा लेने को भेजा। वहां पहले से मौजूद औरत ने मुझे प्यार किया और घुल मिलकर बातें करने लगी। बेटी, सुना है कि तुम लोग पहले भी कई जगहों पर रह चुके हो। जी खाला, मैंने धीमी आवाज में जवाब दिया। हम पहले साथ वाले शहर में रहते थे, अब यहाँ आ गए हैं। पूछने लगी, शहर में कहाँ घर था? दुकानदार औरत के कान खड़े हो गए। पूछने लगी, बच्ची, पहले भी कहीं रहते थे, वहां से क्यों निकले, फिर यहाँ क्यों आ गए? लोग तो गांव से शहर जाते हैं और यहाँ देखो तो उल्टा बांस बरेली की मानित तुम लोग शहर से आ गए। अरे बहन, खुदा जाने ये किस कमाश के लोग हैं और पहले कहाँ कहाँ रहकर आए हैं। सुना है कि पहले जहाँ रहते थे वहां के लोगों ने लड़ाई झगड़ा देखकर इनको निकाल दिया था। अब देखो इधर ये लोग क्या करते हैं। औरत की बात सुनकर दुकान वाली खातून ने तंजिया कहा, बहन जी, आप तो दूसरी गली में रहते हैं, हमारे तो सर पर हैं। ये पता तो हमको चलेगा जब ये लोग झगड़ेंगे और एक दूसरे का सर फाड़ेंगे। मेरा दिल इन औरतों की बातों से बहुत दुखा और सौदा खरीदे बगैर लौट आई। अम्मी ने पूछा, तुमने सौदा क्यों नहीं लिया? अम्मी, दुकान पर बहुत रश था, मैंने बहाना कर दिया और कमरे में आकर खूब रोई। इस मामले में मेरा तो कोई कसूर नहीं था। फिर भी मेरे नन्हे से दिल को लोगों की ऐसी बातों से ठेस पहुंचती थी। नए माहौल में आकर वालिद साहब के रवैये में कोई फर्क नहीं आया। जो कुछ कमा कर लाते जुए और नशे में उड़ा देते। अम्मी ने घर में दो चार बकरियां और मुर्गियां वगैरह पाल ली थी। इसके अलावा चिलचिलाती धूप में जाकर खेतों में मजदूरी करती थी। तब कहीं जाकर घर का गुजारा चलता था। गांव का माहौल अमूमन नो उम्र लड़कों के लिए खतरनाक हो जाता है अगर बाप जुआ खेलता और नशा करता हो। लामहला मेरा भाई इबरार भी गांव के आवारा मंच लड़कों का साथी बन गया, जिनको तालीम से कोई दिलचस्पी ना थी। मुर्ग लड़ाना, कबूतरबाजी, बटेर पालना और आवारा फिरना इनके मशागल में शामिल था। वो कोई काम ना करता। अम्मी गांव के नंबरदार के पास जाकर मिन्नतें समाजतें करती। उनकी सिफारिश से कोई छोटा मोटा काम मिल भी जाता तो इबरार उबाश दोस्तों को घर ले आता। तब माँ तो खेतों में मजदूरी करने चली जाती। मैं और फरवा घर पर होती। भाई के दोस्त अच्छी कमाश के ना थे। मैं इबरार को कहती थी, तुम्हारी दो बहनें अकेली घर पर होती हैं, तुम इन लोफर किस्म के लड़कों को घर के अंदर मत लाया करो। लेकिन वो मेरी बात को अहमियत ना देता, बल्कि इसके कान पर जूं तक ना रेंगती। वक्त गुजरता गया, हालात जूं के त्यों ही रहे। अम्मी के साथ मिलकर बिला आखिर मैं भी मजदूरी को निकलने लगी। एक दिन जबकि मैं घर पर थी, एक शख्स ने हमारा दरवाजा बजाया और मेरी अम्मी का पूछा। बताया कि वो तो खेतों में सब्जी से जड़ी बूटियां निकालने गई हैं। आने वाले ने कहा, बेटी, माँ को जल्दी खबर कर दो कि इलियास ने जुए में बेटी को हार दिया है। ये कहकर वो चला गया। इलियास मेरे अब्बू का नाम था। ये शायद कोई हमारा खैर ख्वाह था जो बर वक्त मेरी माँ को खबरदार करने आया था। हमारी फूफी इसी गांव में रहती थी। मैं दौड़ी हुई इनके पास गई और खबर दी कि एक अजनबी ऐसा कहकर गया है। तभी फुप्पो भागी भागी खेतों में अम्मी के पास पहुंची और फिर इन दोनों ने हम बहनों को फुप्पो के घर पहुंचा दिया। फुप्पो का बेटा अदनान पोलियो का मरीज था और लंगड़ा कर चलता था, जबकि मैं हर लिहाज से खूबसूरत थी। अदनान की करियाने की दुकान थी और वो बेहुस्नो
बखूबी अपनी दुकान चला रहा था। पप्पू ने मुझे समझाया कि बेटी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं, अदनान से निकाह करवा देती हूँ ताकि तेरी जवारी बाप तुझे खींच कर ना ले जा सके। मैंने भी यही मुनासिब समझा कि हमारे फूफो के सिवा आज कोई हमदर्द नहीं है। अम्मी की माली मदद भी वो ही करती थी। हम बीमार होते दौड़ी आती, इलाज कराती। ऐसी इंसान दोस्त को ठुकराना गलती होगी। मैंने उनके पोलियो के मरीज बेटे की बीवी बन जाना कबूल कर लिया ताकि मेरी माँ और छोटी बहन को पनाह मिल जाए। मैंने कुर्बानी दी तो मेरी जिंदगी में खुशियां आ गई। अदनान मुझसे मोहब्बत करते और मेरा ख्याल रखते थे। फूफी भी मुझे फूलों की तरह रखती थी। अम्मी और छोटी बहन वापस लौट गई और मैं अपने शोहर की महफूज पनाहगाह में आ गई। चाहिए तो ये था कि मेरी माँ शुक्रगुजार होती कि मुझे फुप्पो ने जवारियों के नरे में जाने से बचा लिया था, मगर वो हर वक्त कहती कि ऐ मेरी बेटी तू कितनी हसीन है, बल्कि गुलाब के फूल जैसी है, मगर तेरी किस्मत किस कदर खराब है कि एक पोलियो ज़दा लंगड़े की बीवी है। मैं इनको समझाती, अम्मी जान अदनान में सिर्फ यही एक कमी है, वरना इनमें कोई ऐब नहीं है। शक्लो सूरत अच्छी है, इखलाक अच्छा है और कारोबार भी अच्छा है। जब मुझे इनमें किसी कमी का एहसास नहीं होता तो आप क्यों परेशान होती हैं? माँ जवाब देती, पोलियो की मरीज की जिंदगी का क्या भरोसा है। मेरा घर बिक गया, आज तक दर बदर के धक्के सह रही हूँ। तेरे नाम तेरी फुप्पो से घर लिखवा कर रहूंगी ताकि तेरा मुस्तकबिल महफूज हो जाए। अम्मी जान को बहुत मना किया कि आप ये ख्याल दिल से निकाल दें, फुप्पो पर बोझ ना डालें। मैं आराम और सुकून से रह रही हूँ, मेरी फिक्र ना करें। अब्बा का तो कोई भरोसा नहीं, कल आपको ही जुए में लगा दें। वो ना समझी, एक ही रट दी कि फुप्पो अपना मकान तेरे नाम लिख दें, तब मुझे सुकून मिलेगा। इन्हीं दिनों मैं उम्मीद से हो गई, तो माँ मुझे अपने घर ले आई। दिल में ठान ली कि अब तो मेरी बेटी माँ बनने वाली है। अदनान जरूर इसके नाम मकान लिख देगा, ताकि ये बाद में कभी बेघर ना हो। मैं तो अनजान थी कि आने वाले वक्त मेरे लिए कौन सी आंधी लाने वाला है। घर में इबरार भाई के औबाश दोस्तों का भी आना जाना रहता था और ये बात फुप्पो और अदनान को पसंद ना थी। एक दिन अदनान मुझे लेने आया तो सामने इबरार के दोस्त बैठे हुए थे। अदनान के मनाने पर मैं तो मान जाती, मगर अम्मी ने हम दोनों को अकेला ना छोड़ा और मुझे इनके हमरा जाने से भी रोक दिया। वो वापस चले गए क्योंकि अम्मी ने साफ कह दिया था, अपना मकान मेरी बेटी के नाम लिख दो तो ठीक है, वरना इसे भूल जाओ। जब तक घर इसके नाम ना करोगे, मैं इसको तुम्हारे साथ ना भेजूंगी। अगर हमने एक लंगड़े को कबूल किया है, इतनी हसीन बेटी दी है, तो अब तुम लोग भी हमारी कुर्बानी का सिला इस सूरत में दो कि कभी जिंदगी में मेरी बेटी बेघर ना हो सके। अम्मी तो मेरे उम्मीद से होने को हथियार बनाकर इन लोगों को दबा रही थी, मगर फुप्पो भी गुस्से में आ गई। वो अपनी जगह ये सोचती थी कि मैंने तो सोनिया को एक जवारी के हत्थे चढ़ने से बचाया और उन्होंने मेरी मेहरबानी का ये सिला दिया है। खुदा जाने मियाँ बीवी ने क्या सलाह की कि अदनान को मजबूर कर दिया कि मकान देने की बजाय वो मुझे तलाक दे दे। अदनान ने खत लिख भेजा कि सोनिया की कोख में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है, लिहाजा मैं इसे ना रखूंगा। बस नौबत तलाक तक आ गई। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी दी, मगर मेरी अम्मा जान ने बेटी का घर बसाने की बजाय मुझे बेघर कर डाला। ना सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, बल्कि मेरी मासूम बच्ची भी बाप के प्यार से हमेशा के लिए महरूम हो गई। इस वाक्य को कई बरस गुजर चुके हैं। बेटी अब मुझसे अपने वालिद के बारे में सवाल करती है, पूछती है कि क्यों आप मेरे अब्बू के घर से निकली। इसके सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है। मुझे घर दिलवाने की लालच में माँ ने मेरी जिंदगी और मेरी बच्ची का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। फूफा तो पहले ही नहीं चाहते थे कि एक जवारी की बेटी को बहू बनाऊं। ये तो फूफे की नेक नियति थी। इनके खामद को भी बहाना मिल गया मुझे घर बदर करने का। हालांकि अदनान बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते थे। वो तो औलाद होने पर खुश थे, मगर इनके अख्तियार में क्या था। वो कुली तौर पर अपने वालिद के दबाव में थे। आज जब अपना घर, अपने शोहर का प्यार और वो पुरसुकून दिन याद आते हैं तो दिल खून के आंसू रोता है। पहले माँ खेतों में मजदूरी करती थी और अब मेरा भी यही मुकद्दर हो चुका है। सारा दिन अम्मी के हमरा चिलचिलाती धूप और कड़कड़ाती सर्दी में मुशक्कत की चक्की में पिसती हूँ और जब माथे के पसीने के कतरे गिरते हैं यही दुआ करती हूँ, ए अल्लाह जैसी मेरी किस्मत है वैसी मेरी बेटी की ना हो। उसे पढ़ाना लिखाना चाहती थी, मगर गांव वाले तो लड़कियों को पढ़ाने पर भी सौ सौ बातें करने लगते हैं।
خدا جانے آگے بڑھ کر ماں کی طرح کیا گل کھلائے گی۔ گاؤں کی عورتوں کے منہ سے یہی الفاظ نکلتے تھے۔ لوگ مجھے الزام ٹھہراتے کہ مکان لکھوانے کی لالچ میں طلاق لی۔ اب میں کس کو الزام دوں؟ اپنی ماں کو جس نے گھر کا مطالبہ کیا، یا اس باپ کو جس نے سب کچھ جوئے میں اڑا دیا، یا اس بھائی کو کہ جس کے دوستوں کی وجہ سے میرا آنچل داغدار ہوا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرا قصور یہ تھا، میں غریب گھر میں پیدا ہوئی، اور غربت سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی عذاب نہیں ہے۔ اب زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ اپنی بیٹی کی اچھی تعلیم و تربیت کروں۔ اس کے لیے محنت کر کے، لوگوں کا کام کر کے، تنکا تنکا چن کر گھر بنایا، اور کوڑی کوڑی اکٹھی کر کے بیٹی کو پڑھایا تاکہ اس کی زندگی سے جہالت کے اندھیرے دور ہو جائیں۔ آج میری بیٹی نے BA پاس کر لیا ہے۔ سچ ہے، تپتی زمین پر چلنے سے پاؤں نہیں چلتے، بلکہ انسان کندن بن جاتا ہے۔ سونیا بھی کندن بن چکی ہے، حالات سے ہاری نہیں بلکہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی بیٹی کا مستقبل سدھارا۔ مگر میری اپنی زندگی تو کوئی نہیں سدھار پایا۔ والدین کے جھگڑوں سے اولاد کا ذہن تباہ ہو جاتا ہے۔ میرے ماں باپ کا کیا نقصان ہوا؟ نقصان تو میرا، میری بہن اور میرے بھائی کا ہوا۔ چھوٹی بہن ذہنی مریضہ ہے اور بھائی نشے کی بھیڑ چڑھ گیا ہے۔ اے کاش بیٹیوں کے باپ جوا کھیلنے سے قبل سوچ لیں کہ ان کی اولاد کہیں اس جوئے کی عادت کی بھیٹ نہ چڑھ جائے۔ آج میری بچی ختیجہ تعلیم یافتہ ہے، خدا اس کے لیے اچھے گھرانے سے رشتہ بھی جوڑ دے گا، لیکن غم ہے تو عدنان کا، جو ابھی تک بیٹی کی یاد میں سلگتا ہے، جس نے کبھی اپنی نور العین کو نہیں دیکھا لیکن اسے خوابوں میں دیکھتا ہوگا، ایسے ہی جیسے ہماری نور العین اپنے والد کو اکثر خواب میں دیکھتی ہے۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں، ایک جگہ رہ کر سانس لینا چاہتے ہیں، مگر دنیا ان کو ایک جگہ رہنے نہیں دیتی۔